कोटा से सड़क हादसे की खबर है। ट्रक और कार में जोरदार टक्कर हो गई। नाता के पास ये हादसा हुआ। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें एमबीएस अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कुन्हाड़ी थाना पुलिस मामले की हादसे की जांच कर रही है। हादसा कैसे हुआ, क्या इसके पीछे कारण थे, ये पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। ये खबर कोटा से है, जहां दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। ट्रक और कार में जोरदार टक्कर हो गई। नाता के पास ये सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 2 लोग घायल हुए बताए जा रहे हैं, जिन्हें एमबीएस अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और महाठगी मामले में बड़ा अपडेट है। कोटा से ये खबर आपको बता रहे हैं। 200 करोड़ की महाठगी मामले में ये अपडेट। आज नायब तहसीलदार और सीएमडी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। अपेक्षा ग्रुप महाठगी मामले में दोनों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें से नायब तहसीलदार, जो कि मंडाना का नायब तहसीलदार है, ललित किशोर नागर, उसे कल ही गिरफ्तार किया गया था। और हाल ही में सीएमडी हरिओम सुमन भी कानून के हत्थे चढ़ा था। उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया था। वो पहले से ही रिमांड पर है। आज दोनों को कोर्ट में पेश किया जाना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंडाना के नायब तहसीलदार की कल ही गिरफ्तारी हुई है। आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। साथ ही सीएमडी हरिओम सुमन, जो कि हाल ही में गिरफ्तार किया गया था, वो पहले से ही रिमांड पर है। आज इन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उदयपुर के हिरणमगरी इलाके में मूक बधिर बच्ची के साथ दुष्कर्म कर गर्भवती करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची 5 महीने की गर्भवती है। पुलिस ने ट्रांसलेटर की मदद से पीड़ित के बयान दर्ज किए, जिसमें 3 से 4 मूक बधिरों के ही आरोपी होने की बात सामने आ रही है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। से वार्तालाप की। उस वार्तालाप में हमको ये जानकारी मिली कि उस बच्ची के साथ में 3 मूक बधिर बच्चों ने किया। एक नॉर्मल व्यक्ति है जिसने इसको डराया धमकाया, और तीनों और चौथा भी उसके साथ शामिल था कपड़े अवस्थ करने में। पुलिस थाना हिरणमगरी पे बच्ची है, उसकी उम्र 22 वर्ष है। इसकी मान्य एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि मेरी बेटी को सौदार गृह में रखा गया था। वहाँ मेडिकल करवाया गया तो पता लगा कि उसके 5 माह का गर्भ है। वो किसी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दी है कि मेरी बेटी के साथ में किसी ने बेला फुसलाकर बलात्कार किया है, जिस पे प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान जारी है। आज इस बीमारी का मेडिकल करवाया, डीएनए टेस्ट करवाया और 161 सीआरपीसी के बयान किए गए। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में 2 मासूमों की मौत के बाद चिकित्सा विभाग के जॉइंट डायरेक्टर ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जॉइंट डायरेक्टर ने स्टाफ की गलती मानी और मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया। आला अधिकारियों के मुताबिक बॉडी वार्मर मशीन में सेंसर लगे होते हैं, जो बच्चे के तापमान को नापता रहता है। सेंसर हट गया होगा, जिससे यह घटना हुई हो सकती है। जॉइंट डायरेक्टर इंद्रजीत सिंह से बात की सहयोगी राहुल कौशिक ने। 2 दिन पूर्व वार्मर में 2 बच्चे रखे हुए थे। रात का समय था और दोनों बच्चे बुरी तरह झुलस चुके थे और एक बालिका की उस टाइम मृत्यु हो चुकी थी और एक बच्चे ने आज दम तोड़ा है। इसको देखते हुए परिजनों ने और समाजजनों ने प्रदर्शन किया और आज जॉइंट डायरेक्टर इंद्रजीत जी, जो कि अजमेर जोन के जॉइंट डायरेक्टर है चिकित्सा विभाग के, औचक निरीक्षण के लिए मातृ शिशु विभाग महात्मा गांधी चिकित्सालय पहुंचे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है मातृ शिशु विभाग की। ऐसा है कि जिस तरह से अभी मेरा निरीक्षण हुआ है और निरीक्षण करने के बाद हमारे यहाँ एसएनसीयू और जो नए वार्ड बने हैं, न्यूबॉर्न केयर यूनिट, जिसको हम नीकू भी बोलते हैं, मैंने एक बेड पर जाकर निरीक्षण किया है। और जहाँ तक देखा जाए, जो प्राइमरी निकल कर बात आई है कि बच्चे डेड एंड वार्मर झुलसे, वो प्राइमरी जो जांच हुई, या हम मोटा मोटा रूप से कहें
तो वो ये है कि नर्सिंग स्टाफ की इसमें लापरवाही नजर आई है। सर, इस कमेटी की डेडलाइन क्या है सर, कब रिपोर्ट सामने आएगी और इस प्रकार की घटना भविष्य में ना हो उसके लिए क्या उपाय किया जाए? उसी के लिए भी हमने एक एक बेड पर जगह के देखा है। हमारा यहाँ जो अंदर रेडिएंट वार्मर है, हर रेडिएंट वार्मर को अलग से एक टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के लिए एक पॉइंट दिया होता है। हमारा अंदर पूरे एसएनसीयू में जितनी भी हमारी पावर सप्लाई जा रही है वो एक स्टेबलाइजर के थ्रू जाती है। 2-3 आरोप और लगे हैं कि जब लेबर रूम में बच्चा होता है तो जो नर्सेज होती हैं वो पैसे मांगती है। और सर, इसमें एक मामला और आया कि बच्चे जब वार्मर में थे तो जो स्टाफ था वो गेम खेल रहा था मोबाइल पे। सर, अब वो जांच में निकल कर आएगा और ऐसा जांच में पाया जाता है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। और हम पीएमओ साहब को भी कहेंगे कि यहाँ पर हमारे सारे बच्चे न्यूबॉर्न होते हैं, उन बच्चों में कोई इम्यूनिटी नहीं होती। हम पीएमओ साहब को भी कहकर ऐसा स्टाफ अंदर लगाए जो वो अपने बच्चे समझकर उनको ट्रीट करें। हमारे साथ जॉइंट डायरेक्टर इंद्रजीत जी, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं स्टाफ की इसमें खामी सामने आ रही है और जांच बैठा दी गई है, जो भी दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी। और वहीं जो अंदर जो स्टाफ है, अब ट्रेंड स्टाफ को लगाया जाएगा ताकि आगे भविष्य में इस प्रकार की घटनाक्रम ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट संकुल सनाटा के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भिलवाड़ा। सीएम अशोक गहलोत ने प्राइवेट अस्पतालों पर जमकर निशाना साधा और उन पर लूट मचाने का आरोप लगाया। सरकारी मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल्स की बैठक में गहलोत ने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों ने लूट मचा रखी है, उन्हें लूट मचाने की छूट नहीं दी जा सकती। हम राइट टू हेल्थ का बिल लेकर आए थे, उसका भी प्राइवेट वालों ने विरोध किया। दूसरे राज्य के मरीज का एक्सीडेंट हो जाए तो उसका इलाज करना क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती? उसमें इन्हें क्या तकलीफ हो रही है, उसका ही प्राइवेट वाले विरोध कर रहे हैं। प्राइवेट अस्पताल वालों को समझाना चाहिए, समझना चाहिए, वो मानवीय दृष्टिकोण रखें। इतना पैसा कमाते हैं, कुछ तो सेवा के लिए आगे आए। अस्पताल के अलावा प्राइवेट अस्पताल में लूट करने की छूट नहीं दी जा सकती है। लूट मचा रखी उन लोगों ने, तो देखना पड़ेगा उनके कितने खर्चे आ रहे, कितना उनकी फीस लेते हैं मेडिकल कॉलेज वाले। आप डॉक्टरों के बेटे बेटी जाते तो पीठ मांग लेते हैं वो लोग। मेरे ख्याल से एमडी और मांग करते हैं। आप क्या क्या होता है पीजी वगैरह, उसमें आपके क्या 1 करोड़ 2 करोड़ पता नहीं कितने करोड़ लगते हैं। मतलब एक ऐसा माहौल बन गया है कि ये तो कॉमर्शियल धंधा हो गया आपका। ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुल रही है, यूनिवर्सिटी बना लेते वो लोग। सीएम अशोक गहलोत ने सरकारी अस्पतालों में गंदगी और जर्जर अस्पताल भवनों को लेकर भी चिंता जताई। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा, मैं खुद जब एसएमएस अस्पताल में भर्ती हुआ था और जिस वार्ड में मुझे रखा गया, मुझे अस्पताल की हालत देख बड़ी शर्म आई। ऐसे में आम मरीजों पर क्या बीतती होगी। जब हम दवाएं फ्री दे रहे हैं, इलाज फ्री कर रहे हैं, और फिर वहां पर अगर छोटी छोटी सफाई भी नहीं है, गंदगी है, बाथरूम पे जा सकता आदमी, बताइए क्या बीतती है मरीज पर बेचारे पे। मैं तो देखता रहेगा वहां पर। मेरा खुद का अनुभव हो गया कि हो सकता मुझे इसीलिए वो पोस्ट कोविड प्रॉब्लम हुई थी कि मेरे स्टडी भी लग गया, मुझे भर्ती होना पड़ गया, मेरा अनुभव बढ़ गया एसएमएस का भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम आएंगे। पीएम मोदी 110 साल पहले अंग्रेजी फौज के हमले में शहीद हुए सैकड़ों आदिवासियों को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। माना जा रहा है कि पीएम इस रैली के जरिए राजस्थान, गुजरात और एमपी के आदिवासी मतदाताओं को संदेश देंगे। मानगढ़ धाम पहाड़ियों से घिरा हुआ कोई इलाका नहीं, बल्कि सैकड़ों आदिवासियों का शहीदी स्थल है, जिसके साथ इतिहास ने इंसाफ नहीं किया। मानगढ़ रैली से आदिवासियों को संदेश। मानगढ़ की वो धरती है जहां 1913 में अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए गोविंद गुरु के नेतृत्व में उस हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करते हुए असंख्य लगभग 1500 जनजाति के लड़ाकाओं का बलिदान हुआ था। इतिहास के पन्नों ने जिनके साथ नाइंसाफी की, अब उस गौरव और पराक्रम की गाथा में नया अध्याय जोड़कर उसे चिरस्थायी बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी मानगढ़ धाम आ रहे हैं। 1 नवंबर को पीएम मोदी मानगढ़ धाम पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री जी की इच्छा होती है कि देश की आजादी के लिए लड़े तमाम वो यशवंतन से जो वंचित रहे, ऐसे अनसंग हीरोज, उनके स्थानों को महिमा मिले। और प्रधानमंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में इसका इनिशिएटिव लिया था, इसकी शुरुआत की थी और अभी आ रहे हैं। तो इसी लिहाज से कि उन तमाम
योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी जा सके। मानगढ़ एक ऐसी जगह पर है जहां एक तरफ गुजरात तो दूसरी ओर एमपी है। ये पूरा का पूरा इलाका आदिवासी बहुल है। माना जा रहा है कि मानगढ़ दौरे में पीएम 3 राज्यों के आदिवासी वोटरों को संदेश देंगे। हालांकि बीजेपी इस दौरे को आदिवासियों के सम्मान से जोड़ती है। क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं, इसलिए उन चीजों का आकलन राजनीतिक चश्मे से होगा, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी के काम करने का तरीका है कि उन्होंने आदिवासियों के बीच में एक बड़े लंबे अरसे से और बहुत व्यवस्थित काम किया है। और इसलिए जितनी लोक कल्याण की नीतियां हैं उनको देखोगे तो सीधे सीधे जनजाति और वंचित तबके के लिए उनकी नीतियां प्राथमिकता से बनी हैं। मानगढ़ में इसी जगह पर 1913 में अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ गोविंद गुरु के नेतृत्व में आंदोलन की चिंगारी फूटी थी। अंधाधुंध फायरिंग में 1500 से ज्यादा आदिवासी शहीद हो गए थे। हालांकि इन वीरों को इतिहास में ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। अब पीएम आ रहे हैं तो अब सियासी निगाह से उनके इस दौरे को देखा जा रहा है। पीएम मोदी की यात्रा के राजनीतिक मायने को लेकर भी अटकलें हैं। राजस्थान में 95 लाख से ज्यादा आदिवासी आबादी है, तो राजस्थान विधानसभा में एसटी के लिए 25 सीट आरक्षित है, वही 3 सीट लोकसभा में भी रिजर्व है। बात गुजरात की करें तो यहाँ 16% आदिवासी आबादी है। गुजरात विधानसभा में 26 सीट जबकि लोकसभा की 4 सीट रिजर्व है। वहीं एमपी में विधानसभा की 47 और लोकसभा की 6 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। कुल मिलाकर मानगढ़ में पीएम मोदी 3 राज्यों की 99 आदिवासी बहुल विधानसभा सीटों के मतदाताओं को सीधा संदेश देंगे। हालांकि एक सरकारी कार्यक्रम है और इस रैली में तीनों ही राज्यों के सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों को न्योता भेजा गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। हो सकता है कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा भी मिल सकता है। मानगढ़ धाम की एक पवित्रता है, एक इतिहास परक बातें हैं उसमें छुपी हुई, इसलिए उस जगह के पर अगर प्रधानमंत्री जी आते हैं, देश के प्रधान सेवक आते हैं, तो एक तरह से उन शहीदों की शहादत को नमन भी होगा, उनके प्रति श्रद्धा भी होगी। इसको राजनीति और वोट से जोड़ना बेमानी बात है। बहरहाल आदिवासियों के निर्णायक वोट को अपने साथ बनाए रखने के लिए पीएम मोदी कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। सवाल 3 राज्यों की सरकार का नहीं बल्कि आदिवासियों में बीजेपी की आस्था का भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद उम्मीद है कि इसे न केवल राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जाएगा बल्कि इतिहास भी इसके साथ इंसाफ करेगा और आदिवासियों का बलिदान हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाता रहेगा। कैमरा पर्सन यासीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। राजस्थान के नए डीजीपी उमेश मिश्रा होंगे। बेदाग छवि वाले उमेश मिश्रा पर सरकार ने भरोसा जताया है। 89 बैच के आईपीएस हैं उमेश मिश्रा। 2 साल का डीजीपी का उनका कार्यकाल रहेगा। वर्तमान में डीजी इंटेलिजेंस हैं उमेश मिश्रा। दिसंबर 2018 से इंटेलिजेंस के चीफ हैं। एटीएस और एसओजी के मुखिया रह चुके हैं। एसीबी के भी मुखिया रह चुके हैं उमेश मिश्रा। यूपी के कुशीनगर के रहने वाले हैं। 3 नवंबर को एमएल लाठर रिटायर होंगे। इसके बाद उमेश मिश्रा पदभार ग्रहण करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विष्णु से। विष्णु, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, राजस्थान सरकार ने कल देर रात को 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर उमेश मिश्रा को नया डीजीपी नियुक्त किया है। इसके लिए कल देर रात को आदेश जारी किए गए। सबसे बड़ी बात, उमेश मिश्रा 2018 दिसंबर में एडीजी इंटेलिजेंस लगे थे, लेकिन जब उनका प्रमोशन हुआ वे डीजी इंटेलिजेंस बनाए गए तो सबसे बड़ी भूमिका उनकी सियासी संकट के दौरान सामने आई, जबकि अशोक गहलोत की सरकार के सामने विरोध खड़े हो गए थे और सरकार को बाड़ेबंदी में रहना पड़ा। ऐसे में इंटेलिजेंस की जो भूमिका थी वो सबसे ज्यादा सक्रिय हुई और सरकार के आंख नाक कान बने। इसी का तोहफा जो है उमेश मिश्रा को दिया गया है और 2 सीनियर्स को पर वरीयता देते हुए उमेश मिश्रा को अब डीजीपी नियुक्त किया गया है। जी, इनके बारे में आप बता पाए हमारे दर्शकों को? देखिए, उमेश मिश्रा बेसिकली उत्तर प्रदेश में कुशीनगर के रहने वाले हैं और बेहद ईमानदार और बेहद
साफ सुथरी छवि वाले एक ऑफिसर हैं और इसीलिए सरकार ने इनको चुना गया। वहीं पर यदि बात की जाती है तो 1989 बैच के 2 IPS ऑफिसर और भी थे, जिनमें एक UR साहू थे, उसके अलावा एक ऑफिसर भूपेंद्र दत्त भी थे। उन दोनों से सीनियरिटी के मतलब पाते हुए और उमेश मिश्रा को अब जो है DGP बनाया गया है। और इसके पहले उमेश मिश्रा ने सबसे ज्यादा ADG, ATS, SOG, CBI और इसके अलावा ACB के तमाम जो पदों पर, बड़े पदों पर DGP का चीफ का रोल निभाया। जी देखिए विष्णु, बहुत ज्यादा भरोसा इन पर सरकार की ओर से जताया गया है, बहुत ज्यादा विश्वास इन पर जताया गया है। एक ऐसे महकमे की वो जिम्मेदारी संभालने वाले हैं जिसे लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है प्रदेश सरकार पर, और ऐसे में जो विश्वास सरकार ने जताया यही सबसे बड़ी चुनौती है उनके लिए। विश्वास देखिए, 2020 में जब गहलोत सरकार सियासी संकट में फंस गई थी, सबसे बड़ी चुनौती थी कि हर पल पल के अपडेट्स को, हर तरह की बातों को सरकार तक पहुंचाना, और इसी का फायदा जो था उमेश मिश्रा को मिला भी। हालांकि उनकी छवि ऐसी रही है कि वे वसुंधरा सरकार में भी राष्ट्रपति अवार्ड पा चुके हैं, पुलिस मेडल्स के जो है उनसे नवाजे जा चुके हैं। लेकिन उसके अलावा जयपुर की जितनी भी जो टॉप एजेंसियां हैं, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ATS, SOG, ACB, उसके अलावा और भी जो तमाम जो एजेंसियां हैं, उन तमाम एजेंसियों में उनकी काबिलियत की बदौलत पर ही उमेश मिश्रा को हमेशा चीफ बनाया गया। सबसे बड़ी जो उनको फायदा मिला वो मिला ACB के इंटेलिजेंस के मुखिया रहने का, जो कि अशोक गहलोत सरकार में बने, और इसी वजह से उनको अब जो है वो DGP बनाया गया है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ेंगे आगे। बीजेपी अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राजसमंद जिले का दौरा किया। भीम उपखंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कई कांग्रेसियों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। मीडिया से बातचीत में सरकार पर तीखा हमला बोला। जब 80 से 90 विधायकों के इस्तीफे का दावा किया गया, स्पीकर के यहाँ गए, विधिवत रूप से, वैधानिक रूप से एक एक विधायक ने इस्तीफा दिया। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब सरकार के मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए, सरकार कौन चला रहा है? इसका जवाब स्पीकर महोदय के पास भी नहीं था। हम गए, 3 हफ्ते हुए हैं, अभी कोई निर्णय नहीं हुआ। लेकिन या तो कांग्रेस के विधायकों के, मंत्रियों के इस्तीफे पाखंड है, या जनता को मूर्ख बनाने का उन्होंने गोरख धंधा शुरू किया है। इसके बारे में ये स्पष्ट कांग्रेस पार्टी को भी करना चाहिए, आलाकमान को उस पर संज्ञान लेना चाहिए, और स्पीकर महोदय को भी संज्ञान लेकर राजस्थान की जनता का भ्रम दूर करना चाहिए। बीजेपी ने राहुल गांधी पर फिर हमला बोला। प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को भविष्य में चेहरा बनाने के लिए पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे लेकर आई, मगर राहुल नए अवतार में भी कामयाब नहीं होंगे। जिस तरीके से दिल्ली आलाकमान अपने आप को पंगु होता हुआ दिख रहा है, राजस्थान के जादूगर ने खड़गे साहब पर्यवेक्षक बन के आए थे और पर्यवेक्षक बेरिंग लोड जाए, उसके बावजूद भी अनुशासनहीनता की कार्रवाई नहीं करे। इसका मतलब और अर्थ यही है कि अब गांधी परिवार को और आलाकमान को स्टेट के नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी से कांग्रेस बाहर निकलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सर्वगुण संपन्न नेता कांग्रेस के पास एक ही है। बीजेपी ने मदरसों के आधुनिकीकरण की गहलोत सरकार की घोषणा पर सवाल उठाए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अच्छा होता सरकार मदरसों के साथ साथ संस्कृत स्कूलों की भी सुध लेती। मदरसों को आधुनिक कक्षा के रूप में परिवर्तित करना, उनको आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने का काम करने की वो बात करें, पर अच्छा रहता कि मदरसों के साथ साथ संस्कृत शिक्षा, जो हमारी तृतीय भाषा के रूप में अनिवार्य शिक्षा की दृष्टि से प्राथमिक कक्षाओं में पहले पढ़ाई जाती थी, धीरे धीरे संस्कृत शिक्षा के प्रति सरकार का काम है वो कम हुआ है, उसके पर भी चिंता करती है। और संस्कृत जो हमारी एक तरह से विश्व की सबसे पुरानी भाषा है, उसके संवर्धन के लिए भी सरकार कुछ सोचती तो ज्यादा उचित होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।